में क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को कवर किया था। और हम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम देखा था, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीसी क्लासिफायर, और उसकी सारी चीज़ें समझी थी। और एक ही पैटर्न है अब उसमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में। सब जगह तुम्हें एक ही चीज़ नज़र आएगी क्लासिफिकेशन के अंदर, जो हमने डिस्कस किया था, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, कुछ चीज़ें, प्रिसीजन, रिकॉल, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो टर्म्स हमने डिस्कस करी थी वही आगे तुम्हें रिपीटेशन में नज़र आएगी। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एल्गोरिथम को देखना है कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो आगे क्या हो सकता है मज़ीद इम्प्रूव। तो एस के अंदर भी जैसे हमने रिग्रेशन एल्गोरिथम की बात करी थी, तो एस में भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी जितने भी क्लासिफायर एल्गोरिथम है उसमें हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम पिछले एल्गोरिथम में कर रहे थे। तो हमने ये डिस्कस किया था पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल। तो अब इसके आगे और ये चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी कि हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास सारा काम होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, कि हमें सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को ट्यून करना है। तो अब ट्यूनिंग में हमारे पास वही दो चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास मॉडल ट्यूनिंग के लिए मेथड चेंज नहीं होंगे, जो कि ग्रिड सर्च था और एक रैंडमाइज सर्च सीवी था। उसको दोनों को डिस्कस किया था कि भाई टाइम कौन सा लेता है और जल्दी कौन सा करता है। तो यहाँ पर रैंडमाइज सर्च सीवी लिखने का मकसद है कि भाई ये जो है वो रैंडम सैम्पल्स इकट्ठा करके जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करता है और वो टाइम कंज्यूमिंग है ग्रिड सर्च सीवी। तो यहाँ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में हमारे पास एक पैरामीटर होता है, बाकी पैरामीटर्स तो सेम है। एक सी था, हमने जैसे एस में देखा था, रेगुलराइजेशन जिसको बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास एप्सिलॉन होता है, जो कि हमने वो भी डिस्कस किया है। तीसरा हमारे पास होता है गैमा पैरामीटर, और ये दोनों में ही इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी तुमने देखा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये दोनों चीज़ों में होगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में। तो करता क्या है, टू कंट्रोल द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन बाउंड्री, यानी कि डिसीजन बाउंड्री जो बन रही है, जो हम देख के आए थे कि हमारे पास जो लाइन बनती है, दो लाइंस बनती हैं हाइपर प्लेन के इधर उधर, तो वो चीज़ क्या करता है, वो नॉन लीनियर कर्नल्स की जब बात आती है, यानी कि जब हमारा डेटा जो है वो नॉन लीनियर हो, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल, सिग्मॉइड, आरबीएफ, यहाँ लीनियर की बात नहीं हो रही। लीनियर के अलावा इन तीन चीज़ों पे क्या होता है, हमारे पास ये काम करता है। और इसका जो पैरामीटर होता है गैमा में, वो स्केल होता है, यानी कि स्केल को देते हो और स्केल वो चीज़ें को चेक कर रहा होता है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, जब हम आरबीएफ जैसे या पॉलिनोमियल जैसे अगर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे एसवीसी में, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज होती, यानी कि वहाँ पर डेटा हमारा लीनियरली सेपरेबल नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिसीजन बाउंड्रीज बन रही है, यानी कि हमने लीनियर में देखा है कि भाई ये लाइन होती है, ये हाइपर प्लेन आ गई और ये डिसीजन बाउंड्रीज आ गई। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो सिर्फ ये डिसीजन बाउंड्रीज नहीं होंगी, डिसीजन बाउंड्रीज बहुत सारी बनेंगी। तो अब जब बहुत सारी डिसीजन बाउंड्रीज बनेंगी तो यहाँ पर फिर आता है तुम्हारा पैरामीटर का काम, गैमा का। यानी कि ये जो डिसीजन बाउंड्रीज हैं इसको कैसे सेट करना है, ये आया कि ओवरफिट कर जाए या अंडरफिट हो जाए। तो यही जो कॉमन चीज़ चलती हुई आ रही है वही यहाँ पर भी है। यानी गैमा क्यों दे रहे हो, कि भाई यहाँ पर ना तो ज़्यादा ओवरफिट होना चाहिए, ना तुम्हारे पास अंडरफिट होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि भाई हमारे पास कैलकुलेशन कैसे होती है। तो गैमा में जो मोस्टली यूज़ होता है वो क्या होता है, स्केल पैरामीटर यूज़ होता है, यानी कि इसको कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, गैमा इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ फीचर्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस का मतलब क्या है, वेरिएशन, हर फीचर के अंदर क्या वेरिएशन मौजूद है, अलग अलग डिफरेंट वेरिएशंस होंगी। तो उन वेरिएशंस को देखते हुए गैमा डिसाइड किया जाता है, आया कि गैमा छोटा रखा जाए या बड़ा रखा जाए, यानी कि उसका स्केल कितना होना चाहिए। तो वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में यही चीज़ होगी कि क्या होना चाहिए स्केल। क्लियर। हाँ, दूसरा ऑटो होता है, एक और होता है जो कि यूज़ नहीं करते हम स्केल के साथ, वो ऑटो होता है। और ऑटो का फॉर्मूला देखो ये होता है सिर्फ, यानी कि वहाँ किसको फोकस नहीं किया जा रहा होता, वहाँ पर वेरिएशन को फोकस नहीं किया जा रहा, यानी कि हर दफ़ा एक ही चीज़ आएगी, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीचर्स।
तो हर कैलकुलेशन में ऑटो में एक ही चीज़ कंसिडर होगी, कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वेरिएशन पता नहीं चलेगी। तो ज़्यादातर प्रेफरेबल क्या होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में, भाई विथ वेरिएंस ऑफ एक्स, और वो क्या है, स्केल है। क्लियर। तो यहाँ लिखा हुआ है द वेरिएंस ऑफ द फीचर मैट्रिक्स, और वेरिएंस जो है वो क्या होती है भाई, वो किस तरीके से हो सकती है, हाई हो सकती है या फिर लो। हाई होगी तो डेटा कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी कि इसका मतलब है गैमा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। डेटा में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वेरिएशन अगर दूर है, स्प्रेड पॉइंट्स जो हैं वो स्प्रेडनेस है, तो वहाँ पर वेरिएशन इसका मतलब है कुछ नहीं हो रही, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन वेरिएशन स्मॉल है, यानी कि हर डॉट पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, चेंजेस नज़र आ रही है, यानी कि पहले 1 है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, यानी कि नंबर्स चेंज हो रहे हैं, कुछ भी फीचर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो वहाँ गैमा को रखने की ज़रूरत है लार्ज। तो यही ट्यूनिंग का काम है, कि आया कि गैमा को स्मॉल रखा जाए या लार्ज रखा जाए, तो वो यही डिसाइड करेगा स्केल, यानी कि क्या होना चाहिए। तो गैमा तुम्हारे पास खुद ही कैलकुलेट हो रहा है फॉर्मूला, वेरिएशन जो होगी, जो वेरिएंस निकलेगा वो बता देगा कि भाई गैमा हमारे पास क्या होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट्स लिखा हुआ है कि भाई इफेक्ट कैसे करता है मॉडल को। तो ये थियोरेटिकल पार्ट है कि भाई कोई अगर तुमसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में पूछ ले कि यार ये क्या है, इसमें स्केल का काम क्या है, इसमें सी क्या होता है, रेगुलराइजेशन, तो यही चीज़ें होती हैं इंटरव्यूज़ में। तो मॉडल चलाना बार बार कहता हूँ बहुत आसान होता है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। हमने इस पूरे सिनेरियो को भी डिस्कस किया था, जो कि बहुत एडवांस सिनेरियो था मोबाइल एप्लीकेशन के डेटा के हिसाब से, कि क्या हो रहा है। जो एब्सेंट थे उन्होंने भी देख लिया होगा कि भाई असल में क्या चीज़ है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, इसको भी रिकॉल कर लेना। तो ये 4 चीज़ें होती हैं क्लासिफिकेशन में। हमारी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, हम जो अपने मॉडल को टेस्ट कर रहे होते हैं वो इन 4 चीज़ों पे करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर आना है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, यानी कि देखो काम वही है, पैरामीटर ग्रिड बनाते थे, पैरामीटर ग्रिड बनाते थे, अब यहाँ पर तुमने 3 चीज़ें देनी है। कर्नल बोल रहे हो तो देखो क्या दे रहे हो, अब यहाँ सिग्मॉइड भी दे सकते हो, 3 है कर्नल्स। तुम यहाँ पर तुम्हारा न्यूरॉन्स टाइप का डेटा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ सिग्मॉइड भी पास किया जा सकता है। यहाँ 3 कर्नल्स हैं, यहाँ पर स्केल है, स्केल की वैल्यू यहाँ पर दे दी प्रेफरेबल, यानी प्रेफरेंस दे दी कि भाई ये भी हो सकता है, या फिर तुम ऑटोमेटिकली इसको प्रेफर करोगे, या तो वैल्यूज़ उठाएगा या फिर इसको प्रेफर करेगा, वो रिकमेंड कर देगा तुम्हें रन करते हुए कि भाई आया कि मैंने क्या कंसिडर किया। तो ज़्यादातर मोस्टली क्या करता है प्रेफरेबल, वो स्केल करता है। और रेगुलराइजेशन में नंबर हमारे पास ये आ गया कि भाई हमारे पास रेगुलराइजेशन वैल्यू क्या होनी चाहिए। देन अगला पार्ट है रैंडमाइज सर्च सीवी, जो कि तुम इम्प्लीमेंट कर चुके हो, उसमें क्या क्या पास करना होता है, तुम्हें यहाँ पर मॉडल देना है, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास पैरम डिस्ट्रीब्यूशंस में तुम्हारा पैरामीटर ग्रेड होगा। क्लियर। अब मॉडल क्या है, मॉडल ऊपर वाला है, एसवीसी वाला, यानी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है, सैम्पल्स कितने देने हैं, 20, 20 पे काम होगा। क्रॉस वैलिडेशन 5 है, 5 पे होगा, इसको 2 कर सकते हो अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, 2 क्रॉस वैलिडेशन हो जाएंगी। इसको सब चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं एसवीआर में। स्कोरिंग एक्यूरेसी पे, नंबर ऑफ जॉब्स भी डिस्कस किया हुआ है, वर्बोस। रैंडम स्टेट भी पता है हमें 42 क्या होती है, फिक्स रैंडम स्टेट। और यहाँ पर हमारे पास फाइनली रैंडम सर्च डॉट फिट होगा। क्लियर। और इसमें तुम्हारे पास ये तुम्हें बता देगा भाई अगर 5 फोल्ड्स हैं तो इसका मतलब है तुम्हारे कितने कैंडिडेट्स होंगे, 20 कैंडिडेट्स हैं, तो तुम्हारा पूरा फिट कितना बनेगा, यानी कि कितनी दफ़ा ये एल्गोरिथम जो है ये रैंडमाइज सर्च सीवी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए क्या करेगा, तो 100 फिट्स लेगा, 100 फिट्स लेगा, और 100 फिट्स पे तुम्हारे पास तुम्हारे बेस्ट पैरामीटर्स, बेस्ट स्कोर निकल के आ जाएगा कि भाई बेस्ट मॉडल डॉट फिट क्या हुआ। क्लियर। और प्रेडिक्शन तुम्हारे पास होगी, उसकी एक्यूरेसी चेक करोगे, और यहाँ तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगी। तो तुम्हें इस क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को कंपेयर करना होगा इससे, कि आया कि क्या डिफरेंस बना एक्चुअल में, जो तुम्हारा एस अकेले था और तुम्हारे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद क्या चीज़ फाइनल रिजल्ट आया। क्लियर। तो इसकी स्नैप ले लो, इसको इम्प्लीमेंट कर लो। अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन 2 पे करना, वो कम टाइम लेगा, 5 पे चलाओगे तो चलेगा ही नहीं। सही, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लो, फिर हम इंशाल्लाह फ्लास्क
देखेंगे। और ये आसानी तुम लोग, मैंने ये सोचा है कि तुम लोग इसी पे मॉडल बिल्ड इसी पे कर लो। ये पिकल जो भी तुम्हारे आएंगे, दो प्रोजेक्ट्स जो मैं कह रहा था, तो इस पे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट आज या कल में चली जाएगी तो एक महीना होगा, एक मंथ होगा, तो उसमें फ्लास्क भी हम कवर कर लेंगे, जितना हमारे पास हो सकता कवर हो जाएगा पूरा। और मॉडल जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पर मैंने यही सोचा है कि तुम स्पार्क में फिर करोगे वही प्री प्रोसेसिंग, तो वो खिचड़ी बन जाएगी। डेटा साइंस में भी हमने यही किया है, इसमें भी यही किया है, आगे भी वही करते रहें तो बोरिंग पार्ट है बार बार एक ही चीज़ रिपीटेशन में। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ हम इसी पे कोलैब पे ही तुम पढ़ चुके हो, एल्गोरिथम भी पढ़े हुए हैं, सारे पढ़ रहे हो, इसी पे करो। फाइनल फाइल बना के, उसका तरीका है फाइल बनाने का, पिकल के थ्रू बनती है, तो फिर उसको फ्लास्क में आगे जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी उसको कनेक्ट करके कैसे होता है वो आगे इंशाल्लाह चलता रहेगा। जब तक प्रोजेक्ट आएगा तो तुम्हारा रेडी होगा कि तुम काम कर सकते हो, तो अब तुम इसको घर में भी कर सकते हो। तो हडूप का हमारे पास उसको रखो, क्योंकि वहाँ वो तो इंस्टॉलेशन ही नहीं हो रही तुम्हारी, इसी में मॉडल बिल्ड करो, इसी के साथ फ्लास्क की कनेक्टिविटी करके तुम्हारा जो है वो पूरा पैटर्न बन जाएगा। हाँ, जब प्रोजेक्ट चल रहा होगा उस टाइम पे टैबल्यू भी होता है, विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड बनाने के लिए आती है रिक्वायरमेंट। तो टैबल्यू में डैशबोर्ड बनाना आसान होता है, जैसे ये क्वेरी चलाते हो तुम, यहाँ प्रोग्रामिंग करते हो, हिस्टोग्राम बनाना है, ये सब करना है, तो वो टैबल्यू पावर बीआई जो है, तो टैबल्यू रखा हुआ है तुम लोगों का, उसमें आसान है बहुत सारी चीज़ें, वो दो तीन क्लासेस में ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट क्लियर, तो इसको करो इम्प्लीमेंट, और फिर देन हम फ्लास्क पे देखते हैं, फ्लास्क की चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे कैसे स्टार्ट करना है क्या। अच्छा अभी देखो, अब हम फ्लास्क को कर लेते हैं टच, यहाँ पर सही है। तो अब यहाँ फ्लास्क किस लिए पढ़ रहे हो, सिंपल सी चीज़, हमारे पास फ्लास्क है क्या, फ्लास्क हमारे पास पाइथन का फ्रेमवर्क है, सही। तो पाइथन का फ्रेमवर्क इसलिए कि भाई यहाँ पर हम आराम से अपने टेम्पलेट्स इंटीग्रेट करवा कर और अपनी लॉजिक बिल्डिंग के साथ एक पूरी एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क। और ये एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम डिफरेंट अभी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर आसान है। जैसे पाइथन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आसान है, वैसे ही फ्लास्क का फ्रेमवर्क का भी स्ट्रक्चर आसान है। इसमें कोई हमारे पास डिफरेंट एंगल्स नहीं मिलेंगे, हमें बहुत आसान डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलेगा, सारी चीज़ें हमारे पास आसान होंगी। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे हमारे पास होंगी चीज़ें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने हडूप के वक्त पाइथन इंस्टॉल करी थी, तो वो किस लिए करी थी हमारे पास कि भाई पाइथन जो है वो हर चीज़ को क्या करेगी, वो हर चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करना, सबसे पहले यहाँ पर तुमने ये चेक कर लेना अपने सिस्टम में कि भाई तुम्हारे पास पाइथन का वर्जन कौन सा है, तो वो जो इंस्टॉलेशन है वो वेरीफाइड हो जाएगी, सही। तो इस तरीके से तुम्हारे पास आ जाएगा पाइथन वर्जन, पाइथन 3.12 लेटेस्ट वर्जन जो इंस्टॉल हुआ हुआ है। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास अगला जो होगा, जैसे हमारे पास होता है नोड, जब हम एनपीएम, सॉरी नोड की बात नहीं, एनपीएम जैसे होता है हमारे पास, जैसे हम एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर की बात करते हैं कि वो इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से हमारे पास पाइथन का भी पैकेज मैनेजर है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिप, सही। तो यहाँ पर इसको भी चेक कर लेना है कि भाई पिप देन वर्जन, पिप हमारे पास कौन सा है, तो वो लोकेशन पूरी दे देगा, और 24.2 लेटेस्ट हमारे पास पिप मौजूद है। क्लियर, तो ये दो चीज़ें सेटिस्फाइंग होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास इन केस पाइथन नहीं आ रहा है, तो वही एक कहानी होती है कि भाई तुम्हारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या सेट होना चाहिए, तुम्हारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट होना चाहिए। और वो पाथ क्या होता है, वो पाथ कुछ इस तरीके से होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम ढूंढ पाओगे इसको कि पाथ असल में एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो यूज़र्स सैयद जाजिब, ऐप डेटा, रोमिंग, पाइथन, देन पाइथन 312 स्क्रिप्ट्स, तो स्क्रिप्ट्स का एक्चुअल जो पाथ है वो एग्जिस्ट करना चाहिए तुम्हारे पास। तो ये चीज़ है, ये सेटअप की है। अगर पाइथन वर्जन नहीं कर रहा होगा सर्च, यहाँ पर नॉट रिकॉग्नाइज दे रहा होगा, तो ये करोगे और देन ओके, तो तुम्हारे पास प्रॉपरली ये पाइथन वर्जन जो है वो शो हो रहा होगा, इसका मतलब है पाइथन रिकॉग्नाइज। अच्छा यहाँ नहीं भी हो रहा हो तो चल जाएगी, तुम्हारी एप्लीकेशन बनाने में कोई मसला नहीं होगा,
यहाँ सिर्फ तुम्हारे पास ये सेटअप करने के लिए कि भाई तुम्हारे पास तरीके से सारे काम हो रहे हो। क्लियर? अब देखो तुम्हारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई सबसे पहली चीज़, तुमने CMD पे आना है और तुमने पिप वेरीफाई कर लिया, यानी कि पाइथन का पैकेज मैनेजर। तो सबसे पहला काम होता है, हम पाइथन फ्लास्क पे जब भी काम करते हैं तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बेस्ड काम करते हैं। सही? तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मकसद क्या है? वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं एक फ्रेमवर्क डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पिप इंस्टॉल फ्लास्क, हो तो जाएगा, लेकिन मसला क्या होगा कि हमारे पास वर्जन्स जो हैं, अगर क्या हुआ कंपैटिबल वर्जन ना हुए, मिसाल के तौर पर पाइथन का वर्जन कुछ और है और मैंने क्या किया, मैंने इसको डाउनलोड किया, तो ये एरर क्या इंडिकेट करने लगा कि यार कंपेयरेबल, तुम्हें अपग्रेड करना पड़ेगा पाइथन को फ्लास्क के अगेन, या फिर पाइथन को डिग्रेड करना पड़ेगा, फ्लास्क का वर्जन ये नहीं है। क्लियर? तो ये क्या होगा, इसमें तुम्हारे पास इसी में फंसे रहोगे, यही मसले आते रहेंगे। तो इससे बेहतर तरीका होता है कि हम वर्चुअली इन्वायरमेंट को क्रिएट करके हर प्रोजेक्ट में अलग अलग क्या करें, पैकेजेस की इंस्टॉलेशन करें। तो उससे होगा क्या कि जब भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके हमेशा फ्लास्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उसका रीज़न यही होगा कि वो डायरेक्ट उठा नहीं रहा है, सी से, लोकल से नहीं उठा रहा है, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को देखते हुए उठाएगा। क्लियर? तो वर्चुअल इन्वायरमेंट का मकसद ये होता है, तो सबसे पहले यही तुम्हारे पास होना चाहिए। तो पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट, इस तरीके से इंस्टॉलेशन करोगे और देन हिट एंटर करोगे तो तुम्हारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए ऐसे दे देगा। अगर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो मेरे पास इंस्टॉल है जैसे, तो मुझे क्या दे रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है और इसको करने के लिए यानी प्रोजेक्ट क्रिएशन में कोई मसला नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से पहला स्टेप तुम्हारा ये होगा, यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और फिर उसके बाद आ जाओगे यहाँ पर कि भाई हमें क्या करना है, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ ताकि तुम्हें यहाँ पर सैम्पल में आ जाए। मैं इंट्रोडक्शन के नाम से दे देता हूँ या प्रैक्टिस। सही? तो पहला काम ये किया, हमने फोल्डर बनाया, देन इसके अंदर आ गए, ओपन विथ कोड कर लिया और फिर इसके अंदर हमें क्या करना, इसको कर देना ट्रस्ट। यहाँ आ जाना है टर्मिनल पे और टर्मिनल पे आके हमने क्या करना है, जो हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है उसको हमने एक्टिव करना है ताकि हम जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करें तो ये कंसिडर करें, जैसे हम npm init करते थे ना, ये वैसे ही है। यानी कि npm को इनिशियलाइज करते थे, हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होते थे, तो वर्चुअल env एंड देन इन्वायरमेंट का नाम, इन्वायरमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तुम्हारे पास डायरेक्टरी बनेगी और देन हिट एंटर। तो इस फोल्डर के अंदर तुम्हारे पास एक इन्वायरमेंट की डायरेक्टरी इस तरीके से आ जाएगी जो तुम्हें साइट पे नज़र आ रही है। ये तुम्हारे पास इन्वायरमेंट का पूरा काम चल रहा है। ये तुम्हारे पास लाइब्रेरीज, यानी कि यहाँ पर तुम्हारी सारी लाइब्रेरीज जो भी पैकेजेस होंगे वो सब इंस्टॉल होंगे, यहाँ नज़र आएंगे। अभी फ़िलहाल तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, पिप नज़र आ रहा है। सही? यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो देन नेक्स्ट स्टेप होगा कि तुम मूव करोगे किस पे, अपने इन्वायरमेंट पे मूव करोगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्रिएटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन देन दिस, पहला काम हो गया। अब मुझे इस इन्वायरमेंट में जंप करना है। अगला स्टेप क्या है कि मुझे इस इन्वायरमेंट में जाना है। कैसे जाऊंगा? उसके लिए मैं यहाँ पर अगर इन्वायरमेंट की चीज़ें चल रही हैं तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो env लिख रहा हूँ और env प्रेस करके मैंने क्या करना है, मैंने टैब प्रेस करना है। तो ये टैब शॉर्टकट की है पूरी, के टैब प्रेस किया। देन मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट्स लिखना है, तो मैंने स्क्रिप्ट्स लिखा और फिर बैकस्लैश, फिर टैब प्रेस करना है, लेकिन फिर पहले क्या करना है, ACT लिख के, यानी कि एक्टिवेट। तो इसका मतलब क्या है, ये कमांड किस लिए कर रहा हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंट में जंप करना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर पूरा टैब प्रेस किया, एक्टिवेट आ जाएगा। अगेन टैब प्रेस करूँगा तो बैट, मुझे जाना है किस पे, PS1 पे। क्लियर? तो ये पूरा आ जाएगा तुम्हारे पास और देन हिट एंटर। तो तुम्हारे पास नीचे देखो तुम्हारी एक स्टेटमेंट आ रही है, यानी कि अब तुम्हारी डायरेक्टरी जो है वो तुम्हारे इस एनवायरनमेंट के अंदर है। और इसका एक नोट है कि कभी भी कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट दूसरा नहीं बनाना। यहाँ पर अगर कॉपी करके तुम एक और प्रोजेक्ट बनाओगे तो होगा क्या
कि तुम जितनी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे होगे वो इस एनवायरनमेंट में आएगी। तुम्हारे उस पैकेज में कभी भी, तुम्हारे जो उस प्रोजेक्ट में कभी भी वो तुम्हारी लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रही होंगी। वो मसला यही होगा, हमेशा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके नया एनवायरनमेंट क्रिएट करके जाना है इसके अंदर। देन देखो अब क्या हो गया है कि भाई मैं आ गया इसमें, अब मेरे लोकल उस सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा, यानी कि जो भी काम होगा वो इस एनवायरनमेंट के अंदर होगा। तो मैंने क्या करना है, पिप इंस्टॉल, और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरा फ्लास्क का फ्रेमवर्क है, तो फ्लास्क मुझे चाहिए। तो मैं करूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो अब ये फ्लास्क जो है वो तुम्हारे इस एनवायरनमेंट की डायरेक्टरी में होगा। तो यहाँ एनवायरनमेंट ऑन है, तुमने अपनी एप्लीकेशन भी यहीं रन करनी होगी, सारी चीज़ें हमारे पास इस तरीके से होंगी। तो पूरा पैटर्न इस तरीके से तुम्हारा चलेगा, यानी कि जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऐसी प्रोजेक्ट बने। सही है, तो कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं खोल लेता हूँ अपना जो इंट्रोडक्शन का है पैटर्न। ये चीज़ तुम्हारे पास हो गई, इसको तुमने लिख लिया, सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। तो ये एक प्रैक्टिस का काम। अब इसमें तुमने इनिशलाइजेशन कैसे करनी है उसका तरीक़ेकार हमारे पास यहाँ है कि हमने इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, ये नज़र आ गया। लाइब्रेरी में हम आए तो हमारे पास फ्लास्क जब इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ये लाइब्रेरीज आ जाएंगी फ्लास्क की। तो इसके अंदर ये प्रूफ होगा कि तुम्हारे पास सारी चीज़ें चलनी। फिर देन तुम्हारी जैसे मेन फाइल होती है फ्लटर की, अब एग्जाम्पल इसमें फ्लटर की लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है मेन डॉट डार्ट, उससे तुम्हारी एप्लीकेशन चलती है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन डॉट पाइथन की फाइल बनानी है जिसमें हमारी सारी चीज़ें रीड होंगी। क्लियर? तो यहाँ जो फंक्शनैलिटी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो प्रोग्राम यहाँ किया जाएगा। टेम्पलेट इंटीग्रेशन होगी वो अलग होगी सेपरेटली। तो इस तरीके से चल रहा होगा तुम्हारा काम। यहाँ रन डॉट पी वाई भी कर सकते हो, कोई भी फाइल का नाम बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास तुम ऐप ही रखो इसका नाम। और देन तुम्हारे पास देखो यहाँ पर तुम्हारा आ जाता है काम कि जो तुमने फ्लास्क का फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया है उसको किस तरीके से इंपोर्ट करना है। वो कुछ इस तरीके पाइथन का स्ट्रक्चर है, जैसे अभी तुम कोलैब पे देख के आए हो वैसी काम है पूरा। क्लियर? और यहाँ पर तुम्हारे पास अगली चीज़ होगी ऐप इनिशियलाइजेशन। ये पूरा नोड से मिलता जुलता है कि वहाँ पर हम क्या कर रहे होते थे, वहाँ पर हमारे पास एक फ्रेमवर्क था एक्सप्रेस, उसको इनिशियलाइज कर रहे होते थे। तो वो बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता काम है। ऐप इज इक्वल्स टू फ्लास्क एंड देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंट्री पॉइंट। ये है तुम्हारा एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट का मतलब वही मेन का फंक्शन। तो नीचे अगर देख लो तो रिलेट कर पाओगे कि तुम्हारे पास नेम में मैच क्यों कर रहे हो इससे। तो मैच करने का मकसद यही है कि इस नेम के अंदर क्या रखा हुआ है, मेन एंट्री पॉइंट, यानी कि फंक्शनैलिटी पूरी मेन एंट्री पॉइंट की रखी है कि अगर ये हुआ तो एंट्री पॉइंट मैंने दे दिया ऐप को, और देन मैंने कंडीशन मैच कर ली कि भाई ये मैच कर रहा है इससे। तो ये एक तरीका है, पैटर्न है पूरा मॉडुलर स्ट्रक्चर। और देन तुमने क्या किया, ऐप डॉट रन। और यहाँ बहुत कुछ हमें अलग से कुछ करने की स्टॉल ज़रूरत नहीं है कि ऑटोमेटिकली लोड हो सर्वर। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अंदर डिबग इज इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम सर्वर को अगेन एंड अगेन स्टॉप और फिर रन नहीं करना चाह रहे तो हम डिबग इज इक्वल्स टू ट्रू करेंगे। तो देन हमारे पास सर्वर ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, रिफ़्रेश होता रहेगा। अगर नहीं करोगे तो रिफ़्रेशिंग नहीं होगी, तुम्हें रिज़ल्ट अपडेटेड नहीं नज़र आएंगे। सही। तो अब पार्ट आता है, ये सब कर लिया, रन कैसे करना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास रन करने का तरीका है पाइथन ऐप डॉट पी वाई, यानी कि तुम्हारी फ़ाइल का नाम। और फाइल का नाम जैसे ही लिखोगे तो तुम्हारे पास सर्विंग फ्लास्क ऐप, इसको दिया तुम्हारे पास मैसेज, और तुम्हारा लोकल होस्ट आ गया। लोकल होस्ट पे रन करोगे, अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ना राउट्स बने हुए हैं ना कोई चीज़ें हैं। तो तुम्हारे पास अभी सिर्फ होस्टिंग सर्वर आ रहा है। इस तरीके से तुम्हारा काम आगे कंटिन्यू होगा। इसको कर लो इम्प्लीमेंट, इसको बनाओ, इनिशलाइज करो, देन आगे बढ़ते हैं, राउट्स वगैरह देखते हैं हम, फंक्शंस। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है राउटिंग। राउटिंग को हम देख लेते हैं कि हमारे पास राउट किस तरीके से डिफ़ाइन होंगे।
तो अब देखो यहाँ राउट डिफरेंट तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। अब देखो यहाँ तक तो तुमने देख लिया था, यहाँ तक हमारा काम हो गया था। अब देखो राउट बनाने का तरीका बहुत आसान है कि करना क्या है, तुम्हारे पास @ऐप, यानी कि जो हमारे पास ऐप फ्लास्क के इनिशलाइजेशन करी है, ऐप डॉट राउट, और फिर इसके अंदर तुमने क्या करना है, डायरेक्टली बस जो भी राउट देना चाहते हो वो राउट दोगे, और नीचे जो है राउट पे क्या रिटर्न होगा, क्या चीज़ रिटर्न होगी, आगे जब फाइल रिटर्निंग की बात आएगी तो वो भी ऐसे ही हो रहा होगा, यानी कि कोई नया काम नहीं होगा। तो रिटर्न क्या है, मैसेज है, जैसे हमने नोड में देखा था, सिंपल सा मैसेज। तो हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, और तुम्हें क्या करना होगा, जो राउट का नाम होगा, अब यहाँ तो डिफ़ॉल्ट रखा है कि हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ नहीं है क्योंकि पहली चीज़ आएगी, लेकिन अगर होम तुम किसी और चीज़ को दे रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें क्या लिखने की ज़रूरत होगी, ये होम लिखना पड़ेगा। यानी कि जो फंक्शन का नाम होगा वही तुम्हारे राउट का नाम होगा। क्लियर? जैसे तुम्हें नीचे नज़र आ रहा है कि तुमने अबाउट का फंक्शन बनाया है डेफ करके, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उससे ऊपर राउट को भी वही मेंशन करना होगा। और आगे जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चीज़ जो आ रही हैं वो क्या है कि मैं अगर एज अ पैरामीटर कुछ पास करना चाह रहा हूँ, कैसे पास करूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने राउट बनाया यूज़र, और देन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यूज़र नेम के लिए यानी कि एक पैरामीटर के लिए जगह छोड़ दी। मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स लगा दिए और बीच में पैरामीटर का नाम है, और फिर उसको कहाँ फाइंड करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा इस पैरामीटर को यहाँ पर, यानी कि मेरे फंक्शन के अंदर। और फिर अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करवाना चाहता हूँ तो हमने देखा था कि भाई हमारे पास f यूज़ होता है किसके लिए, फॉर कॉन्कैटिनेशन, और उसके अंदर तुम क्या पास कर रहे हो, पैरामीटर, यानी कि जो भी वैल्यू रिसीव होगी पाथ से वो मेरे पास यहाँ पर रिटर्न की जा रही होगी। क्लियर? तो ये है, ये टाइप स्पेसिफिक नहीं है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब है कोई भी टाइप एक्सेस हो सकती है। मैं 12 डालूँ, मैं 12.0 डालूँ, मैं 12.1 डालूँ, मैं नाम डालूँ, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन टाइप स्पेसिफिक राउटिंग में क्या होता है, वो ऐसे बनेगी तुम्हारे पास। यानी कि अगर मैं कॉलन लगा के मैं यहाँ पर टाइप भी बता दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये टाइप स्पेसिफिक। यानी कि मैंने बोला पोस्ट आईडी आनी चाहिए, लेकिन मैंने उसको फिक्स कर दिया फ्लोट, होती तो नहीं है फ्लोट, इंटीजर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि भाई फ्लोट रखोगे तो फ्लोट, इंट रखोगे तो इंट, और स्ट्रिंग रखोगे तो स्ट्रिंग होगा। क्लियर? और नीचे वही तरीका है, यानी कि डिफरेंट पाथ्स बनाने के, राउट देने के हमारे पास पैटर्न है। तो ये आईडी के लिए होगा, जाहिर सी बात है, हमारे पास जब एडिट से आईडी आ रही होती है तो वो चीज़ हमारे पास आती है। सही? तो और लास्ट में जब पूरा काम डिफाइन कर लोगे तो तुम्हारे पास ये पूरा है, और तुम इसमें क्या कर सकते हो, पोर्ट एक डिफ़ॉल्ट चल रहा था 5000 पे, तुम उस पोर्ट नंबर को भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमारे पास नोड में भी ये वाली चीज़ मौजूद थी। क्लियर? पोर्ट इज इक्वल टू 1000 करोगे, यानी कि जब रन करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा जो पोर्ट है वो तुम्हें 1000 पे चलता हुआ नज़र आएगा, ना कि तुम्हारा किस पे, जो 5000 आ रहा था उस पे होगा। तो यहाँ देखो उसने होस्ट चेंज कर दिया, पूरा वो लोकल वही रखा और पोर्ट नंबर चेंज करवा दिया। तो मैंने डिफ़ॉल्ट पे क्या रखा हुआ है, मैंने ये वाला रिटर्न किया हुआ है। और मैं अगर यहाँ पर आकर चेंज करता हूँ अपना पाथ जो राउट बताया हुआ है, अबाउट पे ये रिटर्न कर दिया। और दूसरा जो हमने बोला था कि भाई हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो मैं अगर यूज़र दे के करता हूँ, यूज़र दे के एक्सेसिबिलिटी लेना चाहूँगा तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई ये बोल रहा है कि भाई आगे भी मैंने कुछ पैरामीटर के लिए जगह छोड़ी हुई है, तो मैंने यहाँ पर अपना नेम दे के पास किया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि फिर रिटर्न करेगा अपनी फंक्शनैलिटी को जब रिटर्न करेगा। और यहाँ पर 20% कुछ भी आ रहा है स्पेस की वजह से आ रहा है, वो आता रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। और ये वाला जो पाथ है उसके लिए हमें अगर एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आकर पोस्ट, देन यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, और अगर यहाँ मैं 12 पास कर देता हूँ तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने 12 पास किया इसका मतलब है कि भाई टाइप स्पेसिफिक है, तो अब भी गेट नहीं करेगा। यानी कि टाइप उसको मैंडेटरी है कि ये तुम इंटीजर पास कर रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर 12.23 किया तो गेट कर लिया। तो जब टाइप स्पेसिफिक हो जाएगा तो वो राउट और चीज़ों को देखेगा, यानी कि एग्जैक्टली टाइप क्या होती है तुम्हारी उसको कंसिडरेशन में लेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास वेबसाइट में भी
जो भी तुम्हारे पास डिज़ाइन होगी आगे उसमें भी राउट ऐसे ही बनेंगे सिंपल इस तरीके से। बस यहाँ हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, हमें टेम्पलेट को रिटर्न करना होगा तो उसके लिए फ्लास्क हमें प्रोवाइड करता है चीज़ें, वो हमारे पास होंगी। क्लियर? इसको कर लो इम्प्लीमेंट।